रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं एक्ट अप्रेंटिस की बात करूंगा, उनके दुख दर्द की बात करूंगा और साथ में रीएंगेजमेंट पॉलिसी की बात करूंगा, जो एक लाइन में कहा जाए तो मूर्खतापूर्ण है। वो चाहे मंत्री की हो, चाहे रेलवे बोर्ड के मेंबर्स की हो या सरकार की हो, हर परिप्रेक्ष्य में यह मूर्खतापूर्ण नीति है। क्योंकि जहां लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक हों और लाखों की संख्या में आपके पास स्किल्ड डबल स्किल्ड एक्ट अप्रेंटिस की संख्या हो, उपलब्धता हो, वहाँ आप चुके हुए लोगों को रीएंगेज करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? जो लोग खाए पिए अघाए हुए हैं और साथ में जिन्होंने नौकरी में रहते हुए कभी काम नहीं किया हो, कुछ अपवादों को छोड़कर, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर ज़्यादातर लोगों ने अपना ड्यू कोर्स जो उन्हें देना चाहिए था व्यवस्था को नहीं दिया। अधिकारी कहते हैं, वो दुखी भी हैं इस पॉलिसी से, वो भी दुखी हैं। जो मैंने अभी कहा वही वो उन्हीं के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। मैं केवल माध्यम हूं। अधिकारी खुद कह रहे हैं ये मूर्खतापूर्ण पॉलिसी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि 99% लोग जो रीएंगेज होंगे वो केवल और केवल अपने नियर डियर होंगे, क्योंकि जो वास्तव में ईमानदार है, कर्मठ रहा है, वो तो अप्लाई नहीं करेगा। वो तो छुटकारा पा गया ये सोच करके कि चलो जल्दी छुटकारा मिल गया, बच गए, किसी विजिलेंस मामले में नहीं फंसे, किसी दूसरे चक्कर में नहीं फंसे, नौकरी सुखद रही, अच्छे से बीत गई। तो वो तो नहीं आते रीएंगेज के लिए। रीएंगेज के लिए ज़्यादातर वो आते हैं जो कामचोर होते हैं, अधिकारियों के शब्दों में हरामखोर होते हैं। और वो होते हैं जो नियर डियर होते हैं, जिसके अधिकार में है नियुक्ति करना, रीएंगेज करने का। और ये पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, वो ये भी कहते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि आपने 20% का कोटा दिया है एक्ट अप्रेंटिस को, जिनको आपने ही प्रशिक्षित किया है। मान्य है कि वो भी इसी व्यवस्था से आते हैं। कोई यूनियन वालों का नियर डियर है, कोई अधिकारियों का नियर डियर है, उसमें आम लोग तो जल्दी आ नहीं पाते। मगर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इस बात का दूसरा पहलू ये है कि वो भले ही इस तरह से आते हैं, मगर वो रेलवे फैमिलीज से आते हैं। और रेलवे फैमिलीज, रेल परिवारों से आने वाले बच्चे रेल के साथ अपनापन, लगाव महसूस करते हैं और रेल के प्रति ज़्यादा समर्पित होते हैं, जैसा पहले परंपरा रही। जो रेल से जुड़ा नहीं है, रेल को नहीं जानता रहा, रेल की पृष्ठभूमि में नहीं रहा, उसका रेल से लगाव नहीं है, उसका नौकरी ही केवल काफ़ी है, मिल गया फिर हरामखोरी शुरू। फिर भी मेरा ऐसा मानना है
कि जो ये 20% कोटा दिया गया है उसकी भर्ती की जाए, बजाय रीएंगेज करने के। आपके पास लगभग 3-3.25 करोड़ वैकेंसी हैं, सब मिलाकर के। केवल ये सेफ्टी और नीचे कर्मचारी क्लास 3, क्लास 2, क्लास 4 में। क्लास 1, क्लास 2 की तो कहानी ही अलग है, जिसने कि पूरे सिस्टम को चौपट कर दिया है। और उसी का नतीजा है कि ये रीएंगेज की पॉलिसी ला करके आप अपनी नाक बचाना चाहते हैं, मगर सच ये भी नहीं है। ये भी पॉलिसी आपकी गलत है, इससे और ज़्यादा सिस्टम चौपट होगा, क्योंकि ये जो लोग आएंगे वो काम तो करेंगे नहीं, ना ये डिसीजन लेंगे। इसके बावजूद कि इनके ऊपर कोई विजिलेंस केस नहीं होगा, इनके ऊपर कोई दूसरी दबाव जिम्मेदारी नहीं आएगी, उसके बावजूद ये डिसीजन नहीं लेंगे, केवल टाइम पास करेंगे और 80-90 हज़ार रुपया पेमेंट लेंगे, मौज करेंगे। यही अगर आप 2 तरीके से ला सकते हैं नए लोगों को। पहला तरीका और उचित तरीका ये होगा कि इनकी प्रॉपर भर्ती की जाए, जो कि इनिशियली 30-35 हज़ार रुपया ही होगा, उससे आधे से भी कम। और दूसरा तरीका है, जैसा आपने एक चलन चला दिया है निजीकरण का, कि आप कार्मिक भर्ती नहीं करेंगे मगर ठेका दे देंगे लेबर सप्लाई का, कार्मिक सप्लाई का। तो ठेकेदार के माध्यम से भी अगर आप देते हैं तो उसमें भी 3 कैटेगरी हैं, स्किल्ड, डबल स्किल्ड, नॉन स्किल्ड। और उसमें भी न्यूनतम वेतन आपने फिक्स किया हुआ है, उसमें भी ये युवा काम करने को तैयार हैं, तैयार होंगे बहुत सारे। आप सब जानते हैं नीचे से ऊपर तक कि जो भी निजी ठेकेदार, लेबर सप्लायर है, कार्मिक सप्लायर है, वो न्यूनतम वेतन जो आपने सरकार ने निर्धारित किया है वो नहीं देता है। इसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें गलती अधिकारियों की है, क्योंकि वो अपने घर पर काम करने वाले 3-4 लोगों के लिए नाम दे देता है और पैसा ले लेता है। हर आदमी जो उससे रिलेटेड है, उस ठेके से या उस डिपार्टमेंट से, कुछ और भी अकाउंट्स वाले भी हैं उसमें, उनके घरों में काम करने वालों के, जबकि ज़्यादातर के पास बंगला प्यून है अभी, मगर फिर भी वो 1-2 लोगों के नाम दे देते हैं। कोनो उनके गांव में खेत में काम कर रहा है, कोनो भैंस चरा रहा है, कोनो माँ बाप की सेवा कर रहा है, मगर उसका पेमेंट ठेकेदार से आ रहा है। तो इस तरीके से वो न्यूनतम वेतन कैसे देगा? क्योंकि केवल आप कार्मिक के नाम पर अपने उससे उसके वेतन नहीं ले रहे हैं, केवल आप अपना कमीशन भी ले रहे हैं। तो कोई ठेकेदार, कोई सप्लायर अपने घर से नहीं देगा ला करके आपको, ये सब जान रहे हैं। तो ये सिस्टम में करप्शन पैदा करने का एक नया तरीका इस सरकार ने शुरू किया, और ये केवल रेल में नहीं है, ये बाकी मंत्रालयों में भी है। तो आप सुरक्षित, सुनिश्चित रोजगार देने के बजाय आज के युवा को अधर में लटका करके छोड़ दे रहे हैं, और विकास की, नए रोजगार सृजन की डफली अलग बजा रहे हैं।
उसका क्रेडिट बड़े बड़े विज्ञापनों से, हर मंच से लिया जा रहा है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, मगर आपका उद्देश्य अगर सही है, जो हम मानते हैं कि सही है, तो उस उद्देश्य को नीचे लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। पॉलिसी बना देने से केवल काम नहीं चलता, क्योंकि आप भी आदमी हैं, आदमी होने के नाते पढ़े लिखे बड़े पद पर हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है जनता के द्वारा, तो आपको ये भी पता होता है, होना चाहिए कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, और ख़ास तौर पर भारतीय मनुष्य की। वो हर पॉलिसी में अपना लूप होल निकाल लेता है, जैसे हर कानून में अपने बचाव का तरीका निकाल लेता है। तो यहाँ हर पॉलिसी में करप्शन का तरीका निकाल लिया जाता है। ऐसे में आपसे यानी सरकार से और पार्टी से लोग रुष्ट नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि आपके सलाहकार सही नहीं हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट आपको सलाह दे रहे हैं, ये वो सलाह दे रहे हैं जिसमें इनका अपना भला छिपा हुआ है, और ये वो सब सोच विचार करके वो सलाह दे रहे हैं, जिससे कि अभी वो कर लें, उसका मज़ा उठा लें, फ़ायदा उठा लें, लाभ ले लें, और बाद में उनकी जो नई पीढ़ियां उनकी जगह पर आएंगी वो भी लेती रहें। यह है इंडियन ब्यूरोक्रेसी की सोच, जिसको काटने में अब तक के पॉलिटिशियन, मंत्री, सरकारें नाकामयाब रही हैं। पार्टियां, राजनीतिक दल या नेता ये समझते हैं कि सरकार वो बनाते हैं। सरकार वो नहीं बनाते, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। सरकार ये ब्यूरोक्रेसी बनाती है, क्योंकि उसका मानना है कि इनके मन की थोड़ी बहुत करते रहो, तो 4-5 साल के लिए आते हैं, तो थोड़ा इनको ओबलाइज करते रहो, बाकी चले जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर अपना राज लगातार चलता रहता है। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? आम आदमी को रोजगार कैसे मिलेगा? आप कहते हैं नए नए सृजन कितने होंगे? हर आदमी के पास में इतना संसाधन नहीं है। आप जो लोन मुहैया करा रहे हैं उसमें भी करप्शन है, और बहुत सारा लोन नए स्टार्टर के नाम पर, नया रेहड़ी लगाने के नाम पे, रोजगार करने के नाम पे, धंधा व्यापार करने के नाम पर, मेरा अनुमान है 50% से ज़्यादा फर्जी लोन होते हैं। उसमें बंदरबाट सभी की होती है। जब तक इस व्यवस्था को, इस प्रवृत्ति को नहीं रोका जाएगा, तब तक कोई योजना सफल नहीं होगी। सरकार से, मंत्री से हमारा फिर से ये अनुरोध है, इन तमाम लाखों एक्ट अप्रेंटिस की तरफ से भी, कि इस पर विचार किया जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए, बजाय चुके हुए लोगों को रीएंगेज करने के। हाँ, एक बात और है, इनकी जो मांग है कि जीएम पावर में उनकी भर्ती की जाए, नहीं, ये मान्य नहीं है। वो अभी कच्चे दिमाग के हैं, उन्हें पता नहीं है, या उनको किसी ने समझा दिया है, वो संभव नहीं हो सकता। अब
लालू का भले कुछ ना हो, मगर जो उसमें 14-15 जीएम और 14-15 पीसीपीओ फंसे हुए हैं, उसमें 2-3-4 लोग जीएम स्तर के सरकारी अप्रूवर बन गए हैं, वो तो शायद बच जाएं, बाकी नहीं बचेंगे। और लालू का और लालू की संतानों का कुछ नहीं होगा, ये भी तय है। ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है जो हमारे आपके लिए एंटरटेनमेंट का एक साधन है और पॉलिटिकल रिवेंज है, ये भी कह सकते हैं। ऐसे जितने मामले हैं उनमें फाइनल निर्णय कुछ नहीं होना है, वो एक विषय विस्तार हो जाएगा। इसलिए मैं फिर से अपने विषय पर वापस आते हुए कहता हूँ कि जीएम पावर रिस्टोर नहीं हो सकता, इसमें बड़े मैनिपुलेशन है। सदर्न रेलवे के एक जीएम ने अपने रिटायरमेंट के दिन 50-60 लोगों को भर्ती कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट उसको बहुत अच्छे से, बहुत सीरियस लेने के मूड में था, फिर भी बोर्ड में बैठे उनके कैडर बिरादरी, उनके सगे संबंधी जो रेल में हैं, उन्होंने अपनी सारी तिकड़म लगा करके किसी तरह कोर्ट को संतुष्ट कर दिया और बच गए। ऐसे कितने जीएम ने किया। इस पॉलिसी के आने के बाद जब जीएम के डिस्क्रिशनरी पावर को डाइल्यूट किया गया, उसके बाद भी एक जीएम ने एनईआर में 49 वैकेंसी सब्स्टिट्यूट की भर्ती की और साफ बेदाग बच गए, कुछ नहीं हुआ, वो लाइमलाइट में नहीं है। तो पॉलिटिशियन को आपने टारगेट कर दिया, मगर जो ये उनसे बड़े धूर्त और करप्ट लोग रहे उनको आपने नहीं टारगेट किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनसे आपकी राजनीति चलती है, वो कहीं ना कहीं आपके फंडिंग मैनेजर होते हैं। ये जो व्यवस्था है, लोग कब तक अनभिज्ञ रहेंगे? अब सारे लोग, मैक्सिमम लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया उनके हाथ में है और अब बहुत तेज़ी से इन सब चीज़ों को वो समझ रहे हैं। हम बहुत दूर तक अगर देखते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। जिस तरह ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन की मिलीजुली लूट इस देश में पिछले 70-80 सालों से चली आ रही है और दूर दराज तक विकास की किरण भी नहीं पहुंची है। आज भी नदी तैर कर पार करनी पड़ती है, पुल नहीं बना, सड़क नहीं बनी, पानी नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची और विकास की दुंदुभी बजाई जा रही है। ये जो असंतोष अब पैदा हो रहा है जनमानस में, हमें बड़ी गंभीर आशंका दिख रही है। भले ही इसमें कुछ समय और लग जाए, अगर चेता नहीं गया तो श्रीलंका और बांग्लादेश और जो दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, उनकी जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी जब यही जनता ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन को दौड़ा दौड़ा करके रगड़ेगी सड़कों पर। वो स्थिति ना आए, इसलिए अभी से चेतने की ज़रूरत है। जो भी सत्ता में हैं, जो सत्ता से बाहर हैं, सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है कि ब्यूरोक्रेट इस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं और उसमें से थोड़ी सी चाशनी आपको दे रहे हैं और आप उसमें गदगद हैं, क्योंकि आपका भी राजनीतिक स्वार्थ है, राजनीति करनी है, पार्टी चलानी है, कार्यकर्ता पालने हैं।
तो इन सब स्वार्थों से ऊपर उठ करके सीमित संसाधन में भी चल सकते हैं, सरवाइव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पार्टियां नहीं चलती थीं और पहले राजनीति नहीं होती थी, सब कुछ होता था। मगर आज जो स्थिति है कि रोज़गार के लिए युवा सड़क पर है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रोज़गार भर्ती नहीं हो रही, रीएंगेज की करप्ट पॉलिसी बनाई जा रही है, या निजी ठेकेदार को कार्मिक सप्लाई का करप्शन युक्त, भ्रष्टाचार युक्त पॉलिसी लाई जा रही है। इन सब चीज़ों से बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है। मैं सरकार को, मंत्री को, व्यवस्था को, सभी ईमानदार अधिकारियों को विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया देश के लिए, व्यवस्था के हित में, जनमानस के लिए और साथ में बेरोज़गार युवाओं के लिए, जो आपके ही बच्चे हैं, उनके बारे में सोचें और व्यवस्था में एक कम से कम थोड़ी नैतिकता को सुनिश्चित करें। बाकी जो आपके भाग्य में है वो तो आपको मिलना है, उसको हम या कोई और कैसे रोक सकता है। विचार आपको करना है, भविष्य आपको तय करना है इस देश का और युवाओं का। बाकी आप जानें। बहुत बहुत धन्यवाद।